नमस्कार साथियों, आज हम बातचीत करेंगे रीट 2025 L1 की आंसर की से संबंधित दोस्तों ये वीडियो रहेगा। सर्वप्रथम दोस्तों हम बाल विकास एवं शिक्षण विधियों से संबंधित दोस्तों क्वेश्चनों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। एक नंबर क्वेश्चन है, हल के प्रभावी प्रतिक्रिया संभाव्यता सूत्र में प्रतिक्रिया निषेध का प्रतीक क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा IR। यानी एक नंबर क्वेश्चन का ये सीरीज नंबर ए है और L1 की दोस्तों आंसर की मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है कि गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत को विद्यालय में किस प्रकार लागू करना चाहिए? यह सभी को चित्र से आ रहा होगा। इसका राइट आंसर होगा पी, शिक्षकों को कला, संगीत, भूमिका, अभिनय जैसे विविध तरीकों का उपयोग करके पाठ पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन, किसी अन्य के व्यवहार या व्यक्तित्व लक्षणों को स्वयं द्वारा अपनाने को क्या कहते हैं? तो इसको आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, यानी पहचान। इसका राइट आंसर होगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है, ये एक्शन रिसर्च से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान की मुख्य विशेषता क्या है? इसके अंदर कई सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज हुए थे, उसमें ए और बी ऑप्शन के अंदर कंफ्यूजन था, सी और डी ऐसा नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर होगा ये एक गतिशील प्रक्रिया है, यानी इट इज ए डायनेमिक प्रोसेस। ठीक है, ये सैद्धांतिक प्रक्रिया भी है। कुछ कोचिंग संस्थान वालों ने इसको पहले आंसर की के अंदर सैद्धांतिक प्रक्रिया बता रहे थे, लेकिन इसका राइट आंसर मेरे अकॉर्डिंग एक गतिशील प्रक्रिया है, यही होना चाहिए। पढ़े गए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई का संकेत क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई सारे अभ्यर्थी इसके अंदर गलती कर बैठ चुके हैं, आप सभी को चित्र से पता होगा। बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्वेश्चन था। इसका राइट आंसर होगा बी, पढ़े गए पाठ से मूल तथ्यों को याद करने में असमर्थता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड के मानव बुद्धि की संरचना के 3 बुनियादी मापदंडों में शामिल नहीं है? सभी को अच्छी तरह से पता होगा इसका कि विशेष घटक है विषय वस्तु उत्पादन संचालन। तो आप जो ऑपरेशन है, प्रोडक्ट भी होता है, कंटेंट्स भी होता है, स्पेसिफिक फैक्टर्स इसमें नहीं होता, यानी विशेष घटक इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत कॉम्प्रहेंसिव यानी व्यापक पहलू का मुख्य फोकस क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा समग्र विकास, जिसमें संज्ञानात्मक भी है, शारीरिक और सामाजिक भावनात्मक पहलू शामिल है। इसका राइट आंसर होगा बी। अगला, कौन सा समायोजन समायोजन तंत्र हताशा को बाहरी स्रोतों पर थोपता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बहिर्दंडात्मक। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बड़ा कन्फ्यूजन क्वेश्चन था, जिसने इंग्लिश इसकी ट्रांसलेशन पढ़ा था उसके ये क्वेश्चन सही हुआ। यदि हिंदी के हिसाब से पढ़ा है तो दोस्तों अधिकतर विद्यार्थी इस क्वेश्चन को गलत कर बैठे हैं, आप सभी को चित्र से पता होगा। क्या है? मोस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम के अनुसार पदानुक्रम के शीर्ष पर क्या है? ये इस प्रकार की अवस्था है, आप सभी को चित्र से पता है। तो शीर्ष की यहाँ पे बातचीत हो रही है, ना कि दोस्तों बेस की हो रही है। तो इसका आत्म सिद्धि बोला जाता है। अब जिन्होंने इंग्लिश वर्जन देखा था, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखा था, वो आराम से इसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। आत्म साक्षात्कार। अब आत्मसम्मान, आत्मसिद्धि, इसके अंदर कई सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज हुए थे, लेकिन दोस्तों इसका राइट आंसर ये नहीं है। इसका होगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी आत्म साक्षात्कार। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक पिछड़े बालकों की विशेषता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, औसत मानसिक एवं शैक्षिक आयु समवयस्क वर्ग से निम्न। अगला नंबर क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, अधिगमकर्ता की मूलभूत क्षमता और योग्यता में क्या शामिल है? तो इसमें शिक्षार्थी की अंतर्निहित क्षमताएं एवं कौशल शामिल है। इसका राइट आंसर होगा सी, बिल्कुल ऑथेंटिक दोस्तों ये आंसर की है। अभिप्रेरणा की व्यवहारवादी, आप सभी को चित्र से पता होगा। व्यवहारवादी किसको महत्वपूर्ण मानते हैं? पुनर्बलन को मानते हैं। तो अभिप्रेरणा के व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत के अनुसार व्यवहार को आकार देने का प्रमुख कारक कौन सा है? तो इसका होगा पुनर्बलन। अगला, व्यक्तित्व की संकल्पना में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? मनोशारीरिक तंत्र है, गत्यात्मक संगठन है। अब कन्फ्यूजन था वो सी और डी ऑप्शन के ऊपर था, जिसमें राइट आंसर होगा स्तर संगठन, स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन। वातावरण में अपूर्ण समायोजन का निर्धारण यह शामिल है, जबकि स्तर संगठन शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर होगा डी। लाभान्वित बच्चों के लिए मुख्य भावनात्मक चुनौती क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, हिंसा, ग्रंथि और नकारात्मकता। अगला क्वेश्चन, पार्ट के अनुसार शैक्षिक लब्धि EQ की गणना का सूत्र क्या है? ये आप सभी को चित्र से पता होगा। कई सारे अभ्यर्थी इसके अंदर भी कंफ्यूज हुए थे, तो इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सी और डी तो होगा नहीं, अब होगा आपका ए और बी के अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा आपका EA भाजक CA,
यानी शैक्षिक लब्धि बटा वास्तविक आयु इंटू 100। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज के दौरान कौन सी क्षमता विकसित होती है? सभी को अच्छी तरह से आ रहा होगा और सभी ने सही किया होगा। प्रतीकात्मक सोच यानी सिंबॉलिक थिंकिंग। अगला क्वेश्चन, आरटी अधिनियम छात्रों के सीखने के मूल्यांकन के लिए शिक्षकों की जिम्मेदारी के बारे में क्या कहता है? प्रत्येक बच्चे की सीखने की क्षमता का मूल्यांकन करे और आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त निर्देश दे। इसका राइट आंसर ए ही होगा। बाकी तीनों आप यदि एक बार पढ़ोगे तो बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा। इसका पॉजिटिव यदि आंसर की बातचीत करें तो ए ही है। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यक्तित्व मापने की प्रक्षेपण परीक्षण की विधि नहीं है? सभी को आ रहा होगा। इसका राइट आंसर होगा रेटिंग मापनी, वो नहीं है। बाकी ये वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, विषय आत्मबोधन परीक्षण ये भी शामिल है। वाक्य पूर्ति परीक्षण ये भी प्रक्षेपण परीक्षण की विधि है। जबकि कौन सी नहीं है? रेटिंग स्केल नहीं है। इसका राइट आंसर होगा सी। यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देना, यहाँ पर नहीं लिखा था। कई सारे अभ्यर्थी गलती कर बैठते, लेकिन अधिकतर अभ्यर्थियों ने ये क्वेश्चन सही किया है। चलिए, विकास के सिद्धांतों के अनुसार मस्तिष्कोद्मुखी विकास यानी सेफेलोपोडल डेवलपमेंट का क्या अर्थ है? आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि सिर से पैरों की ओर, शरीर के निचले हिस्से से सिर की ओर बढ़ता है। बिल्कुल गलत है ये। चारों ऑप्शन देखिए आराम से। विकास शीर्ष से शुरू होता है और पैरों की ओर बढ़ता है। इसका राइट आंसर होगा बी। विकास शीर्ष से शुरू होता है और पैरों की ओर बढ़ता है। इसका राइट आंसर होगा आपका बी। अगले नंबर क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य फोकस क्या है? आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा। इसका राइट आंसर होगा बी। बच्चों के अनुभवों, आवाज़ों और सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, इंपॉर्टेंस देना। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन, 21 ADHD वाले छात्रों को सीखने में मदद के लिए कौन सा शिक्षण तरीका सुझाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा डी। बहुत सारी तस्वीरों और दृश्य संकेतों का उपयोग करना। लीजिए, बड़ा कन्फ्यूजन क्वेश्चन था। कई सारे अभ्यर्थी 3 ऑप्शन के अंदर इसके अंदर कन्फ्यूज थे कि बांडुरा ने दूसरों के व्यवहार का अवलोकन करके सीखने का क्या नाम दिया? तो इसका होगा आपका डायरेक्ट लर्निंग यानी प्रत्यक्ष अधिगम, ए ऑप्शन। जेम्स ड्रीवर के अनुसार परिणामवादी कल्पना को किस प्रकार की कल्पना में वर्गीकृत किया गया था? लगभग अभ्यर्थी इस क्वेश्चन को बड़े कन्फ्यूज के अंदर थे। तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है व्यावहारिक एवं सैद्धांतिक, ए ऑप्शन। आनुवंशिकता और पर्यावरण के संबंध का वर्णन करने के लिए कौन सा गणितीय मॉडल उपयोग किया जाता है? आप सभी को अच्छी तरह से पता है, गुणा का होता है, यानी आनुवंशिकता गुणा पर्यावरण। लीजिए, 25 क्वेश्चन, एनसीईआरटी के दस्तावेज प्रारंभिक स्तर पर सीखने के प्रतिफलों के उद्देश्य के बारे में क्या कहता है? विद्यालय में एक समान शिक्षण विधि को बढ़ावा देना, एक नंबर ऑप्शन ये है। उदाहरणों को रटने की प्रवृत्ति को प्राथमिकता देना, बी तो गलत है ही। यह सुनिश्चित करना कि छात्र आयु उपयुक्त दक्षताओं को प्राप्त करे, केवल सैद्धांतिक। जिन्होंने नेगेटिव काट दिए तो फिर 2 ऑप्शन ही बचे थे। इसमें आपका बी बिल्कुल कटेगा, डी बिल्कुल कटेगा। अब ए और सी के अंदर कन्फ्यूज था। ए तो ज़्यादा सही नहीं है। इसका राइट आंसर होगा सी। यह सुनिश्चित करना कि छात्र आयु उपयुक्त दक्षताओं को प्राप्त करें। लीजिए, वृद्धि और विकास के बीच में मुख्य अंतर क्या है? अधिकतर विद्यार्थियों की ये क्वेश्चन सही है। वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन को संदर्भित करती है, जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तनों को शामिल करता है। इसका राइट आंसर होगा ए। लीजिए, मनोविज्ञान में व्यक्तित्व विभिन्नताओं की सही व्याख्या क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ए। व्यक्तियों में एकल या अनेक विशेषताओं के संदर्भ में विविधताएं या विचलन। ये राइट आंसर होगा 27 नंबर क्वेश्चन का। लीजिए, अगला क्वेश्चन, कौन सा सिद्धांत निजी भाषण यानी प्राइवेट स्पीच पर पर्यावरणीय संदर्भों के प्रभाव को महत्व देता है? तो वाइगोत्स्की होगा। आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। लीजिए, 29 क्वेश्चन, BF स्किनर ने अधिगम की व्याख्या करने के लिए मानवीय व्यवहार और उद्दीपकों के बीच पर बल दिया था। फंक्शनल एनालिसिस यानी कार्यात्मक विश्लेषण, क्योंकि पहले क्या होगा, आपका क्रिया होगी, उसके बाद दोस्तों आगे की प्रक्रिया होगी। ये BF स्किनर के अधिगम का सिद्धांत के अंदर दोस्तों होता है। अधिसंज्ञानात्मक कौशलों के अंतर्गत निगरानी में क्या शामिल है? बड़ा कन्फ्यूजन क्वेश्चन था। सी और डी तो इसमें गलत थे। ए और बी के अंदर कई सारे अभ्यर्थी कन्फ्यूज के अंदर थे। तो इसका राइट आंसर ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। आंसर के आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन यदि ज़्यादा सही कौन सा है तो इसका राइट आंसर हो सकता है ए। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको साइकोलॉजी की लगभग दोस्तों 30 क्वेश्चनों के आंसर की बताइए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू, धन्यवाद।